बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 9th क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड से बनने जो आयनिक कंपाउंड्स थे यानी आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे यानी कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं और कौन कौन से उनके अंदर करैक्टर पाए जा रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, वो सोल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, वो मोल्टेड फॉर्म में करंट कंडक्ट करते हैं। इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज आज हम अपने कोवलेंट कंपाउंड्स के हवाले से देखेंगे। एलिमेंट इन कंपाउंड विच एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड, यानी आज हमने बात करनी है उन कंपाउंड्स की जो कोवलेंट बॉन्ड से बने हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या था, इसको हमने डिस्कस किया था। शेयरिंग ऑफ बॉन्ड के जरिए होता है, टू साइडेड शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग जिसको कहते हैं। बिहेव वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, वो कहते हैं आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में कोवलेंट कंपाउंड टोटली अलग तरह का कंसिडर देते हैं। कंसिडर डेफिनेटली देंगे, उसके पीछे रीज़न ही ये है कि आयनिक कंपाउंड में हमारे पास ऑपोजिट चार्ज लाइंस बनते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, diatomic molecule except inert gases like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब नोबल गैसेस के अलावा उसने बात की है पीरियोडिक टेबल की राइट साइड। आप सबके पास पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, दिस इज द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जितने भी बने हुए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोड, इनकी बात कर रहा है एक्सेप्ट दिस वन, इसको छोड़ के कि नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं बिकॉज दे हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनको इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत नहीं होती। तो वो कहते हैं राइट साइड पे जो एलिमेंट अवेलेबल है ना पीरियोडिक टेबल के, उनके अंदर मैक्सिमम मोबिलिटी होती है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है इनके अंदर। सो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्हीं एलिमेंट्स की डिस्कस करनी है कि इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर जो हैं वो पाए जाते हैं और हम इनको किस तरह से डिस्कस करते हैं। अब उनमें उसमें कुछ एलिमेंट्स डिस्कस कर दिए, अब कुछ मॉलिक्यूल्स बता दिए। दिस इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन टू, एटॉमिक मीन एटम, दो एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल। ये हमने बड़ी डिटेल में देखा था, होमोटॉमिक भी देखे थे, हेट्रोटॉमिक भी देखे थे। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। MCQ आ गया एक, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल देयर डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। पहली बात उसने क्लियर कर दी, इनकी डेंसिटीज भी कम होती हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। डेंसिटी लो होती है, डेंसिटी मतलब वजनी नहीं होते। बॉइलिंग पॉइंट यानी इनको आसानी से बॉयल किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, इसी वजह से ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखने की सूरत में लो डेंसिटीज रखते हैं और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनके कम होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू वो बताता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल है ब्रोमीन, Br2 exists as violent fume like fuming liquid while element like carbon, phosphorus and sulfur exist as covalent solid। कहते हैं ये जो ब्रोमीन है ना, ये आपको लिक्विड की सूरत में मिलेगा, फोमिंग लिक्विड की सूरत में मिल जाता है। लेकिन जो आपके पास कार्बन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अब दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एक आपको लिक्विड में मिल रहा है, एक आपको सॉलिड में मिल रहा है। अगर दो ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल हों जो मॉलिक्यूल बनते वक्त सेम बॉन्डिंग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन एक की स्टेट लिक्विड हो जाती है, एक की सॉलिड हो जाती है, एक की गैस हो जाती है, तो स्टेट विल बी चेंज ऑन द बेस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जिसके पास लिक्विड स्टेट है, जाहिर सी बात है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। जिसके पास सॉलिड स्टेट है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सो कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये सॉलिड में होते हैं। ऑल दीज सॉलिड्स एलिमेंट एग्जिस्ट बोथ इन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस क्या होता है और क्रिस्टलाइन क्या होता है, ये आगे एक चैप्टर में डिटेल आ जाएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, दिस इज द टाइप ऑफ सॉलिड्स। जब सॉलिड बनते हैं तो दो तरह से बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अमॉर्फस कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्रिस्टलाइन कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन हमने पीछे भी पढ़ लिया था। क्रिस्टलाइन वो है जिसके अंदर तरतीब से चीज़ें जुड़ती हैं, एटम आइंस इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न जुड़ेंगे, तो पैटर्न में बनने वाली जो चीज़ें होंगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगी, और जो विदाउट पैटर्न होंगे वो अमॉर्फस सॉलिड होंगे। यहाँ तक की चीज़ों को रिपीट करती हूँ। उसने कहा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन शामिल होते हैं, और क्लोरीन की बात की, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। सो देयर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे शो देयर लो डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ब्रोमीन जो है
वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल क्या चीज़ होती है? रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट हो जाने वाला लो बॉइलिंग लिक्विड्स जो होते हैं उनको वोलेटाइल कहा जाता है। जबकि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी सॉलिड्स होंगे वो कहते हैं ये दो तरह में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो अमॉर्फस सॉलिड्स हो सकते हैं या वो फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकते हैं। तो ये उसने इंट्रो की बात की। नेक्स्ट चलते हैं। कोल इज अ अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल, अब डिस्कशन आ गई कोल के बारे में। कोल जो है वो अमॉर्फस फॉर्म है किसकी? कार्बन की। यानी कार्बन जो है वो अगर बेतरतीब जुड़ जाता है तो वो कोल की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। वेयर एज, जबकि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब कार्बन ही डायमंड बनाता है, कार्बन ही ग्रेफाइट बनाता है, कार्बन ही कोल बनाता है। लेकिन कोल जो है वो ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर कोई तरतीब नहीं होती, वो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट ये दोनों क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जाहिर सी बात है डायमंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग और सख्त होता है, ग्रेफाइट भी स्ट्रॉन्ग एंड सख्त होता है। कोल इज यूज एज अ फ्यूल इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्लांट्स। अब आपने यूजेस ऑफ कोल पे आ जाना है। यूजेस ऑफ कोल, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, और ज़्यादातर उन जगहों पे जो पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर यूज होता है। डायमंड, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम। जब डायमंड बन रहा होता है तो एक एटम कार्बन का मजीद 4 कार्बन एटम्स को घेर कर रखता है, जिसकी सिचुएशन में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं डायमंड के स्ट्रक्चर की, तो अगर एक कार्बन दरमियान में है तो ये मजीद 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कुछ ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है। तो एक दरमियान वाले कार्बन ने तो मजीद 4 कार्बन, तो अब जो बाकी कार्बन है उन्होंने भी तो यही काम करना है, वो भी आपस में इसी तरह से 4, हर कार्बन 4, और ये अनलिमिटेड बॉन्डिंग होती चली जाती है। एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, और हर कार्बन जो है वो 4 मजीद कार्बन से जो 4 से ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं करनी हमने इनकी। सो डायमंड के अंदर क्या होता है? एक कार्बन मजीद 4 कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाता है, लिंक टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, सख्त स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट। हमारे पास सबसे ज़्यादा सख्त रीन जो अब तक आपने सॉलिड सब्सटेंस देखे हैं उनमें वो कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड सब्सटेंस के अंदर डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है। दिस इज़ यूज्ड एज कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। अब पहले आपको उसने बता दिया कोल क्या है। कोल अमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की। दिस इज़ यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट। दूसरा उसने बता दिया डायमंड। डायमंड इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन एंड दिस इज़ यूज्ड इन, ये रिजिड है, सख्त होता है, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट थिंग है इन दिस प्लानट। इसको इस्तेमाल किया जाता है कटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए और ड्रिलिंग टूल्स वगैरह के लिए, जहाँ पर हमने ड्रिल वगैरह करना होता है, शीशा काटना होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। पहली बात कोल थी, कोल से हमने कर लिया डायमंड को भी ब्रीफली वेरीफाई। अब नेक्स्ट है आपके पास ग्रेफाइट। ऑल ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। ये कार्बन की फॉर्म्स हैं। कार्बन कोल में भी मिलता है, ग्रेफाइट में भी मिलता है और डायमंड में भी मिलता है। ग्रेफाइट एग्जिस्ट ऑफ लेयर स्ट्रक्चर। अब ये किस में मिलता है? लेयर फॉर्म में मिलता है। मेड ऑफ हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल 6 कॉर्नर वाले रिंग्स होते हैं जिसकी सिचुएशन में ये प्रिपेयर होता है। यानी अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, आगे पीछे, ये सारे एक दूसरे के साथ लाइक दिस, इस तरह से ये जुड़े। ये 6 कार्बन रिंग्स जो हैं, हेक्सा मीन 6, गोनल मीन कॉर्नर, 6 कॉर्नर वाले रिंग की सिचुएशन में ग्रेफाइट बनता है। सेंस अब ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी टाइप है किसकी? कार्बन के ही कोवेलेंट कंपाउंड की। सेंस लेयर आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रांगली। ये जो लेयर बनती है ये मजबूती से नहीं जुड़ी होती। दे कैन स्लिप पास्ट ईच ओवर। एक दूसरे के ऊपर नीचे क्या हो सकती हैं? स्लिप हो सकती हैं। यानी हम इसको थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, ऊपर वाली लेयर ऊपर, नीचे वाली लेयर नीचे, जो है वो टूट सकती है। ग्रेफाइट इज दस यूज इन लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्री। लुब्रिकेंट वाटर रिपेलेंट। जैसे आपके पास किसी चीज़ को जंग लग जाता है तो हम लुब्रिकेशन करवाते हैं, अक्सर गाड़ियों को करवाई जाती है, साइकिल को करवाई जाती है, बाईसाइकिल्स को करवाई जाती है, मोटर बाइक्स होती हैं। लुब्रिकेंट्स इन इंडस्ट्रीज, तो जंग से बचने के लिए फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दिस इज वाटर रिपेलेंट। फर्दर द लेयर इज ग्रेफाइट और मोर मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल मूवेबल, मूव करने वाले, वो कहते हैं इसके अंदर मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज
इलेक्ट्रोड, इसीलिए ग्रेफाइट में से करंट आसानी से गुजर सकता है। अगर ग्रेफाइट और कार्बन, इन ग्रेफाइट और डायमंड, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बी माइंडफुल, diamond is a poor conductor of electricity because they cannot be able to move the electron। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर सकते, they are rigid, सख्त है। but graphite is a good conductor of electricity। why? because they show a mobile electron in between them। इसकी लेयर्स के दरमियान में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए आप इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले में उसने हमें डिस्कस करके दे दिया कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनके बॉन्ड्स कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होंगे। फिर वो कार्बन के कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहा है, जिसके अंदर हमने कोल को डिस्कस कर लिया, हम ग्रेफाइट को डिस्कस कर रहे हैं और हमने डायमंड को डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। दिस इज बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी मीन टू। बाइनरी कंपाउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनरी मीन टू, जिसमें एलिमेंट दो हों, तादाद ज़्यादा हो सकती है लेकिन दो से ज़्यादा एलिमेंट ना हो। एग्जिस्ट अ लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैस एक्सपेक्ट वाटर। वाटर के अलावा बाकी जितने भी हैं उनके अंदर लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, जल्दी बॉयल हो जाते हैं। मीथेन, CH, एक कार्बन है और एक ही हाइड्रोजन है। वो अलग बात है कि हाइड्रोजन की तादाद 4 है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट तो नहीं है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। अमोनिया, NH, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन, तीसरा तो कोई नहीं है, तो दिस इज बाइंडिंग कंपाउंड। H2S, दिस इज बाइंडिंग कंपाउंड। HCl बाइंडिंग कंपाउंड। NO2 बाइंडिंग कंपाउंड। CO2 बाइंडिंग कंपाउंड। सल्फर डाइऑक्साइड आर कोवेलेंट कंपाउंड विच आर गैस एट रूम टेम्परेचर। ये सारे के सारे गैसेज एट रूम टेम्परेचर है। व्हाई? बिकॉज दे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन सब के अंदर क्या होती है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किन में? ये जो लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं इनके अंदर। तो हमने देख लिया बाइनरी कंपाउंड्स भी होते हैं कोवेलेंट में। वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑन द अदर हैंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब वाटर की बात करेगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करेगा। अब वाटर देख लें, इसका ये भी बाइनरी कंपाउंड है, लेकिन उसने पहले बता दिया एक्सेप्ट वाटर। वाटर को इसमें नहीं शामिल कर सकते हम। वाटर को इसमें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थी, HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड को भी इसमें शामिल नहीं किया, हालांकि ये भी बाइनरी है। क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। ये लिक्विड में, ऊपर वाले सारे गैस में थे, ये सारे के सारे किस में है? लिक्विड में। क्यों है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत है। अभी हम देख लेते हैं कैसे। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन ऊपर वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इस किस्म की स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद नहीं है जो पानी और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर मौजूद है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, बिहेव एज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? What is strong acid? Strong acid क्या होते हैं? Completely ionize, मुकम्मल लाइन अपने पानी के अंदर रिलीज करते हैं। अब देखें HCl, अगर HCl को पानी में डाला जाए तो एक हाइड्रोजन आयन है और एक क्लोराइड है, दोनों को दोनों अलग हो जाएंगे, इसको कहते हैं completely ionize। H2SO4, अब इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक SO4 का कंपाउंड, तो वो कहते हैं जैसे इसको पानी में डालोगे 2 हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, SO4 2 नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर अपने आयंस को कन्वर्ट कर देते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बिकॉज दे कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी के मुकाबले में ज़्यादा थी। इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस अलग अलग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ कोल एंड गिव देयर यूज़, पहला शॉर्ट। दूसरा, व्हाट इज़ ग्रेफाइट एंड गिव देयर यूजेस। राइट डाउन द यूजेस ऑफ डायमंड। व्हाई डायमंड इज इंसुलेटर and graphite is a conductor. What is binary compounds of covalent? Yeah, what is covalent compound which show in binary nature? Why H2O and HF has high melting and boiling point? H2O and HF have high melting boiling point. इनके melting boiling point ज़्यादा क्यों होते हैं? What is strong acid? अब ये सारे short question आपने मुझे comment box में देने हैं। एंड 9th क्लास ये चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं की जाएंगी। सो प्लीज़ बहुत ध्यान से लेक्चर सुने
और इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखते जाएं ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएं और आप अपने नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आपको मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत सारे ऐसे अच्छे और बेहतरीन बच्चे हैं जो मेरा जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है वो उसको उसी वक्त सुनते हैं और बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मुझसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। उनकी आईडीज़ उसमें मेंशन होती हैं और क्लास में मैं उन बच्चों को बाकायदा मेंशन करूँगी जो बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, मुझसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान से देखें और शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी नीट नोटबुक पे लिख लें। थैंक यू बेटे।